आज हम लोग देखें कि पावर शेयरिंग में जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए पावर शेयरिंग जो है इतना मस्ट क्यों हो जाता है। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग इतना ज़रूरी क्यों है। इसमें दो पक्ष इसका हम देखेंगे, एक प्रोसीड्यूरल रीजन देखेंगे और दूसरा मोरल रीजन देखेंगे। जैसे इसमें क्या है, प्रूडेंशियल रीजन में क्या होता है कि विवेकपूर्ण कारण, प्रूडेंशियल रीजन में विवेकपूर्ण कारण, विवेकपूर्ण कारण मतलब जो समझ से लिया गया हो, जो एक समझदारी पूर्वक लिया गया एक डिसीजन। तो इसमें पहला कहता है कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। कह रहा है कि दो सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है उसको आसान हो जाता है सुलझाने में। ये प्रूडेंशियल रीजन है। पावर शेयरिंग इसलिए मस्ट हो जाता है क्योंकि अगर एक ही गवर्नमेंट लगातार सत्ता में रहेगा, एक ही गवर्नमेंट अगर लगातार रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करते रहेगा तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि डिक्टेटरशिप हावी हो सकता है। वो अपना किया गया हर काम को फॉलो करवा सकता है, गो थ्रू करवा सकता है। इसलिए पावर शेयरिंग का होना मस्ट हो जाता है। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी का मतलब अस्थाई, अस्थाई का मतलब स्टेबिलिटी। जो पावर शेयरिंग होता है इसके वजह से क्या होता है कि एक गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा दिन तक स्टेबल नहीं रह पाता है। और इनस्टेबिलिटी का होना कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में ज़रूरी है। हाँ, इनस्टेबिलिटी का कुछ गलत मतलब भी हो सकता है, इनस्टेबिलिटी से कुछ घाटा भी होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि डेमोक्रेटिक कंट्री का जब हम बात करते हैं, लोकतंत्र का बात करते हैं, रूल ऑफ पीपल का बात करते हैं, जनता के अधिकार का बात करते हैं, वहाँ पे पावर शेयरिंग थोड़ा सा डिवाइड होना जरूरी हो जाता है। पावर शेयरिंग इज ए गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। कहता है राजनैतिक कारण जो होता है, राजनैतिक पारदर्शिता होने के लिए पावर का शेयरिंग होना जरूरी है। उसके बाद कह रहा है कि टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द मेजोरिटी। कह रहा है कि ऐसा कई बार देखा जाता है ना कि डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर पावर शेयरिंग ना हो और पावर शेयरिंग हो भी जाए तो कहीं ना कहीं मेजोरिटी ग्रुप्स को फायदा मिलता है, और ये मेजोरिटी ग्रुप्स कई बार इसका गलत फायदा उठा लेता है। चूंकि अभी हम लोग थोड़े दिन पहले देखे हैं जैसे कि कोई एक अच्छा चीज़ आया जो मेजोरिटी को फायदा पहुंचा दिया, लेकिन क्या हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि 30% अगर पूरा कंट्री में 30% वोट को एक पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाता है तो क्या 70% का कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। तो उसी 70% का वैल्यू एडिशन क्रिएट करने के लिए माइनॉरिटी को भी बराबर का अधिकार दिया जाता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, और वही माइनॉरिटी को राइट्स देने के लिए पावर शेयरिंग का होना बहुत जरूरी है। अब भी हम लोग इसका प्रूडेंशियल रीजन देखें जो समझ के द्वारा लिया गया एक निर्णय है। आगे हम लोग इसी में देखें कि मोरल रीजन क्या है पावर शेयरिंग होने का, और पावर शेयरिंग होने के लिए एक मोरल रीजन का भी जरूरी है। अभी आप लोगों से हम बहुत विस्तार में बात करेंगे कि डेमोक्रेसी होता क्या है, डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग किस किस लेवल पे होता है, इस बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं प्रूडेंशियल रीजन देख लिए हैं, आगे अभी हम लोग देखते हैं मोरल रीजन क्या है। दूसरा में हम लोग देखेंगे कि पहला देखें प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा देखेंगे मोरल रीजन। मोरल रीजन का मतलब क्या होता है। मोरल रीजन मतलब हुआ नैतिक कारण, मोरल रीजन मतलब हुआ नैतिक कारण। इससे पहले हम लोग देखे हैं विवेकपूर्ण कारण देखे, अब हम लोग देखेंगे नैतिक कारण। नैतिक कारण क्या हो सकता है कि पावर शेयरिंग इज ए गुड फॉर डेमोक्रेसीज। हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जो है पावर का शेयरिंग होना, सत्ता का साझेदारी होना बहुत ही अच्छा होता है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर का शेयरिंग होना लोकतंत्र का मूल आधारित भावना है, मूल भावना है कि पावर का सत्ता का साझेदारी होना। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विथ दोज अफेक्टेड बाय इट्स इफेक्ट्स। कह रहा है कि पावर का शेयरिंग होने से कई लोग प्रभावित तो होते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए अच्छा भी होता है पावर का शेयरिंग होना। पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। लोगों में ये चीज़ क्लियरिटी होता है, क्लियर ऑफ थॉट्स होता है कि पावर का शेयरिंग अगर हो रहा है तो कल को ये पूरा आउटकम चांसेस रहता है कि कल को गवर्नमेंट चेंज भी हो सकता है। नहीं तो वैसे डिक्टेटरशिप वाला बात हो जाएगा कि एक ही गवर्नमेंट लगातार रिफॉर्म कर रहा है, लगातार गवर्न कर रहा है कंट्री में। उसके बाद क्या है कि ए लेजिटिमेट इज द वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशंस रिक्वायर्ड ए स्टेक इन द सिस्टम। कह रहा है कि इस सिस्टम में एक सिटीजन्स को पार्टिसिपेशन मिलना बहुत ही ज़रूरी है, और ये तभी पॉसिबल है जब लगातार पावर का शेयरिंग होगा, विलेज लेवल पे होगा, वार्ड लेवल पे पावर का शेयरिंग होगा, और
टाइम टू टाइम गवर्नमेंट चेंज होते रहेगा और रिप्रेजेंटेटिव्स चेंज होते रहेंगे, तभी लोगों का पार्टिसिपेशंस का बेहतर फायदा मिल सकता है। देखिए अब हम लोग देखें कि इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स। कह रहा मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है इसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का शेयरिंग अलग अलग फॉर्म्स में हुआ है, जिसमें से कि पहला देखें कि अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर का शेयरिंग जो है अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में कर दिया गया है। ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, इसमें है कि तीनों के पास जो है किसी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, या कोई भी अपना अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। और ये जो होता है हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। हॉरिजॉन्टल वे मीन्स ऐसे, और तीनों बराबर होगा, तीनों के पास लगभग बराबर का वैल्यू एडिशन रहेगा, जिसमें से 3 होगा। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में 3 के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार का अंग। ये कितने ऑर्गन्स में काम करती है गवर्नमेंट, इसमें 3 लिखेंगे। 3 ऑर्गन्स में गवर्नमेंट काम करता है। और हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तीनों के बीच। तीनों के बीच जो होता है हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें से है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है जुडिशियरी, न्यायपालिका, कार्यपालिका। जैसे लेजिस्लेटिव में क्या होता है, मेकिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। और जुडिशियरी में क्या होता है, इंटरप्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब लेजिस्लेटिव जो होता है वो रूल्स को बनाता है, और ये जो है एग्जीक्यूटिव ये कानून को लागू करता है, नियम को लागू करता है। और जुडिशियरी देखता है कि क्या नियम और कानून में कुछ गड़बड़ी है, कुछ दिक्कत है, किसी प्रकार का कोई समस्या है, उसको ये सुधार करता है जुडिशियरी। मेनली इसमें यही देखना है। इसमें क्या रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब इसमें जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, वो हॉरिजॉन्टल वे में होता है। दूसरा है कि इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। तीनों में से कोई भी ऑर्गन अपना अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि दिस रिजल्ट्स इन ए बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को अलग अलग तरीके से ये तीनों पावर शेयरिंग से, तीनों ऑर्गन्स ऑफ पावर शेयरिंग से डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। आगे हम लोग इसमें देखे हैं कि अलग अलग लेवल्स में पावर का शेयरिंग होता है। देखिए अब दूसरा देखें, पहला देखें ऑर्गन्स, दूसरा देखेंगे लेवल एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। पहला देखें एक डिफरेंट ऑर्गन्स में गवर्नमेंट पावर को शेयर कर रहा है। अब देखें एक डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट पावर को शेयर कर रहा है। इसमें पहला देखें कि ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। कह रहा है कि पावर का जो शेयरिंग है वो एक विलेज लेवल तक गया है, छोटे छोटे रीजन्स तक पावर को शेयर किया गया है। पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक रीजनल लेवल तक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। The same principles can be extended to levels of government lower than the state government such as the municipality and पंचायत। कह रहा है एक पंचायत लेवल पे, म्यूनिसिपैलिटी तक पावर का शेयरिंग किया गया है गवर्नमेंट सिस्टम में। अभी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन लेवल पे पावर में शेयरिंग किया गया है, किस किस लेवल पे पावर में शेयरिंग किया गया है। उसके बाद कह रहा है कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल का मतलब होता है, ये जो फेडरल वर्ड आप देख रहे हैं इसका मतलब सीधा सीधा जान जाइए कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि शेयरिंग ऑफ पावर इनटू मोर देन वन लेवल। एक लेवल से ज़्यादा लेवल में अगर पावर का शेयरिंग होता है तो उसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, लोकल लेवल पे है। जैसे इसमें कह रहा है, लास्ट फॉर्म में कह रहा है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ये वर्टिकल डिवीजन क्या होता है? वर्टिकल डिवीजन का मतलब हुआ कि वर्टिकल डिवीजन, वर्टिकल लाइन ये हुआ, यहाँ पे हुआ सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और लास्ट हुआ लोकल लेवल पे। मतलब जो पावर का शेयरिंग हो रहा है सेंट्रल लेवल पे हो रहा है, स्टेट लेवल पे हो रहा है और लोकल लेवल पे हो रहा है। इतने में ही नहीं हो रहा है, लोकल लेवल में और भी कई सारे लेवल्स हैं जिसमें भी हम आप लोगों को बताते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए बताते हैं, पावर का शेयरिंग जो है
एक वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग होता है, और इसमें पावर का शेयरिंग वर्टिकल लेवल पे कैसे है। ये हुआ सेंट्रल, ये हुआ स्टेट, और ये हुआ लोकल। कह रहा लोकल लेवल में भी दो है, लोकल लेवल में भी दो कर दिया है, लोकल लेवल में भी दो कर दिया है। इसमें PRI के नाम से जानते हैं इसको, PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। एक रूरल एरिया में कर दिया है, एक अर्बन एरिया में कर दिया है। अब रूरल एरिया में कैसे कर दिया है, रूरल एरिया में 3 डिफरेंट लेवल पे कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दिया है, ब्लॉक लेवल पे कर दिया है, विलेज लेवल पे कर दिया है। अर्बन एरिया में भी 2 पे कर दिया है, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन। म्युनिसिपैलिटी का मेयर और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन। और इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिला पार्षद, चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक लेवल गवर्नमेंट, पंचायती राज, और विलेज लेवल में होता है सरपंच। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। देखिए, अब हम लोग पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करेंगे, एक समरी के रूप में देखेंगे इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर कर लिए। इसमें 2 भाग में पहले बांट देते हैं, क्योंकि इस 2 कंट्री के बारे में मेनली पढ़ना है। पहला बेल्जियम के बारे में पढ़ना था और दूसरा श्रीलंका के बारे में पढ़ना था। और ये दोनों में जो सबसे पहले जो देखना था वो 2 चीज़ देखना था कि दोनों का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या क्या है। मतलब कि एथनिक कॉम्पोजिशन पहले दोनों का देखना है। इसका एथनिक कॉम्पोजिशन कैसा था बेल्जियम का, इसमें हम लोग देखे थे कि 59% जो है डच हैं, 59% डच हैं जो कि फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं, 59% डच हैं जो कि फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे कि 40% जो हैं वो फ्रेंच हैं, 40% जो फ्रेंच हैं वो वेलोनिया रीजन में रह रहे हैं, वो वेलोनिया रीजन में रह रहे हैं। 59% डच जो है वो फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं और 40% फ्रेंच जो है वो वेलोनिया रीजन में रह रहे हैं। 1% जो है वो जर्मन है, 1% जो है वो जर्मन है। अब हम लोग पूरा देखें कि बेल्जियम का कैपिटल कहाँ है। बेल्जियम का कैपिटल कहाँ है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है, ब्रुसेल्स को क्या कहते हैं, ब्रुसेल्स को हम लोग कहते हैं कैपिटल सिटी, ब्रुसेल्स को कहते हैं कैपिटल सिटी। यहाँ समस्या क्या हो रहा था पूरा बेल्जियम में, बेल्जियम में समस्या ये हो रहा था कि यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन काफ़ी डाइवर्स था और डच वाले का पॉपुलेशन ज़्यादा था, इसलिए गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन डच वालों का ज़्यादा था। फ्रेंच वालों का पॉपुलेशन कम था, लेकिन फ्रेंच वाले जो थे वेल एजुकेटेड थे, वेल अवेयर्ड पीपल थे। और मेन जो इशू हो रहा था, जो मेजर इशू देखा जा रहा था, जो मेजर इशू डिटेक्ट किया गया बेल्जियम में, वो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में किया गया। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में जो है ये 80% यहाँ पे फ्रेंच हो जाते हैं, 80% फ्रेंच हो जाते हैं और 20% यहाँ पे डच हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम इशू हो रहा था वो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में हो रहा था। तो जैसे ही प्रॉब्लम्स ब्रुसेल्स में क्रिएट होता है, उसके बाद वहाँ पे एकोमोडेशन लाया जाता है, एडजस्टमेंट किया जाता है। और क्या किया जाता है एडजस्टमेंट में कि सबसे पहले बेल्जियम में जो है, बेल्जियम में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, बेल्जियम में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है फ्रेंच को भी और डच को भी। तो फिर इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलने के बाद बेल्जियम में उसके बाद क्या होता है कि ये कहते हैं डच वाले कि अब हमको भी ब्रुसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो फिर ब्रुसेल्स में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, ब्रुसेल्स में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। यही यहाँ का एकोमोडेशन था। उसके बाद तीसरा जो काम किया जाता था वो एक कम्युनिटी ग्रुप का फॉर्मेशन कर दिया गया, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर दिया गया। इस तरह से बेल्जियम का स्टोरी यही था, ओवरऑल स्टोरी। और इसमें देखें श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका का जो एथनिक कॉम्पोजिशन था, उसमें हम लोग देख रहे थे कि 74% जो है वो सिन्हाला लैंग्वेज के लोग रह रहे हैं, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स रह रहे हैं। और यहाँ पे क्या था 18% जो है वो तमिल स्पीकिंग पीपल रह रहे हैं,
18% तमिल स्पीकिंग पीपल रह रहे हैं, जिसमें से इसमें 18 में हम लोग देखते हैं कि 13% जो है 13% पीपल जो है 13% पीपल जो है वो श्रीलंकन नेटिव हैं, श्रीलंकन नेटिव्स हैं, मतलब श्रीलंका में रहने वाले तमिलियन हैं। और 5% जो बचते हैं, और 5% जो तमिल्स बचते हैं, 5% तमिल स्पीकिंग पीपल्स जो हैं वो फ्रॉम इंडिया, वो सब जो है भारत देश से फॉर वर्किंग क्लास के लिए आए हुए थे, श्रीलंका में आकर के बस गए थे। इतना हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, मेजोरिटेरियन हावी हो जाता है, मेजोरिटेरियन फॉर्मेशन किया जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट में मेजोरिटी का दबदबा हो जाता है, क्योंकि सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स का यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन उनका है, इसलिए वो मेजोरिटी के तहत इनके साथ कुछ दुर्व्यवहार करते हैं। जैसे सबसे पहला मेजोरिटेरियन क्या देखा गया कि सिन्हाला को ये क्या कह दिए, सिन्हाला को ये क्या कर दिए, कहे कि ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, सिन्हाला को ये लोग ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिए। उसके बाद क्या किए, और ये लोग क्या करते हैं कि बुद्धिस्ट को, सिर्फ बुद्धिस्ट को ही क्या किए, फोस्टर करने का मौका दिए। फोस्टर इट मीन्स प्रचार करने का मौका, सिर्फ बुद्धिज़्म, एक तरह से बुद्धिज़्म को जो है ये लोग नेशनल रिलीजन बना देते हैं। दूसरा क्या करते हैं, तीसरा क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जो है प्रेफरेंस ले लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में जो है प्रेफरेंस ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी में प्रेफरेंस ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी में ये लोग प्रेफरेंस ले लेते हैं। मतलब ओवरऑल जो है एक तरह से माइनॉरिटी को पूरी तरह से ये फील करवा देते हैं, जैसे कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि हम यहाँ पे एलियन की तरह ट्रीट हो रहे हैं। इसके बाद माइनॉरिटी जो यहाँ पे तमिल स्पीकिंग पीपल्स रह रहे हैं, वो क्या करते हैं, 1980s में जा करके अपना एक गवर्नमेंट, अपना एक पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी के साथ वो एक तमिल एलम का मांग करते हैं कि तमिल स्पीकिंग पीपल्स के लिए एक अलग स्टेट बना दिया जाए जिसमें तमिलियंस रहेंगे। तमिल स्पीकिंग को भी नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए ये लोग लड़ाई लड़ने लगे, पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ाई लड़ने लगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पावर शेयरिंग इतना डिज़ायरेबल फॉर्म क्यों हो जाता है। तो पावर शेयरिंग में हम लोग देखें कि इतना डिज़ायरेबल क्यों हो जाता है पावर शेयरिंग। सबसे पहले इसमें हम लोग देखें कि पावर का शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी के लिए, जिसमें दो चीज़ में पावर का शेयरिंग हम लोग देखें। एक देखें कि ऑर्गन्स में देखें, और दूसरा देखें लेवल्स में देखें। ऑर्गन्स में हम लोग देखें कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग हुआ, ऑर्गन्स में हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग हुआ, ऑर्गन्स में हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग हुआ, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, और इधर हुआ जुडिशियरी। और लेवल्स में हम लोग देखें कि वर्टिकल पावर शेयरिंग हुआ, लेवल्स में हम लोग देखें कि वर्टिकल पावर शेयरिंग हुआ, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। लोकल में भी हम लोग देखें, लोकल में भी हम लोग अलग अलग तरह से देखें, अलग अलग तरह से देखें। रूरल हुआ, अर्बन हो गया। रूरल में तीन प्रकार से हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, ब्लॉक लेवल पे हो गया और विलेज लेवल पे हो गया। अर्बन में भी दो टाइप से हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया। लेकिन इसमें गौर करने वाला बात यह है, ध्यान देने वाला बात यह है कि ये जो लोकल गवर्नमेंट है, ये पहले से था तो जरूर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, रिटन फॉर्म में जरूर था, लेकिन इसके पास पावर नहीं था। इसको पावर दिया गया 1992 में, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया। दो सिस्टम से एम्पावर किया गया, पहला एडमिनिस्ट्रेशन से एम्पावर किया गया और दूसरा रेवेन्यू सिस्टम से एम्पावर किया गया। 1992 में लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया गया, और 73 और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो है रूरल और अर्बन एरिया को जो है इसमें लोकल गवर्नमेंट में हिस्सेदारी मिल गया। अब हम लोग आगे इसमें से देखेंगे कि पावर का शेयरिंग जो है, हम लोग देख लिए कि बेल्जियम में किस प्रकार से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था, वहाँ पे एकोमोडेशन होके काम खत्म हो गया। श्रीलंका में देख रहे हैं किस प्रकार से प्रॉब्लम्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो 1948 में श्रीलंका एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री इमर्ज हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है श्रीलंका में, और श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, तो श्रीलंका में जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रहा था उसमें सिन्हाला का ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल गया। सिन्हाला स्पीकिंग जो मिनिस्टर थे वो ज़्यादा थे कंपेरेटिवली तमिल स्पीकिंग पीपल्स। तो इस तरह से हम लोग इस पूरे चैप्टर का एक समरी देख चुके हैं।
अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका आप लोगों को एक क्वेश्चन आंसर का सेशन देंगे और बहुत ज़रूरी है कि आप लोग क्वेश्चन आंसर सेशन को ज्वाइन कीजिए, ताकि पढ़ाई के बाद जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा तो अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग सही ढंग से कर लेते हैं तो कहीं एग्जाम में लिखने में कहीं आसान हो जाएगा, कंपैरेटिवली याद रखना। हम तो कहते हैं ऐसा कि क्वेश्चन आंसर सेशन को बिल्कुल नहीं भूलना है और क्वेश्चन आंसर सेशन में सबको पार्टिसिपेट करना है और बहुत आसान आसान क्वेश्चंस करवाएंगे, इतना रिलेट कर देंगे क्वेश्चंस को आंसर लिखने में कि इतना आसान लगेगा कि जैसे बस कुछ है ही नहीं। पॉलिटिकल साइंस बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ पढ़ा जाए तो बहुत ईजी है। इतना आसानी से पूरे चैप्टर को 2-3 बस पूरे बोर्ड में कवर अप कर गए, तो काफ़ी आसान है। जुड़े रहिए मेरे साथ, लगातार बने रहिए, हम लोग सब मिल करके पूरे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।